कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, जिनको बच्चों हम डिस्क्रीट एक्सरेज भी कह रहे हैं। द डिस्क्रीट लाइंस, जिनको बच्चों पीक्स आप देख रहे हैं ऑन द कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ target material are called characteristics X-rays. Look here, these are the peaks, these are the discrete lines on the continuous X-ray spectrum. ये continuous X-rays हैं और हमें बच्चों इसके ऊपर discrete lines नज़र आ रही हैं, labeled as K alpha, K beta, K gamma. These lines are the characteristic of target material. इन लाइनों का तल्लक, इन लाइनों की एनर्जी का तल्लक इस टारगेट के मटेरियल के साथ है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो एक्सरेज हैं ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं, या ये जो स्पेक्ट्रम है इसको डिस्क्रीट एक्सरे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब डिस्क्रीट क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि हर लाइन का एक डेफिनिट वेवलेंथ है, हर वेवलेंथ की एक डेफिनिट एनर्जी है। इसलिए जो कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम है दैट कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम लैम्डा मिनिमम टू इन्फिनिटी, बट दीज लाइन्स हैव स्पेसिफिक वेवलेंथ्स. So these lines which have specific wavelengths are the characteristic of the material of the target of which it is made. These lines these X-rays are named as characteristic X-rays. अब ये X-rays कहाँ से आ रही हैं? भाई इलेक्ट्रॉन तो वही हैं जो टारगेट मटेरियल के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। इसमें से निकलने वाली एक्सरेज को हमने कहा कि ये कॉन्टीन्यूस में हैं। अब इसका मतलब है कि जो डिस्क्रीट या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं वो भी इनके बीच में ही मौजूद हैं, जिनको ग्राफ में हमने वर्टिकल लाइन से शो कर रखा है, पीस की फॉर्म में शो कर रखा है, लेबल कर रखा है के अल्फ़ा, के बीटा, के गैमा। ये कहाँ से आ रही हैं? इनकी रीज़न क्या है? इनकी एमिशन किस वजह से है? वेरी सिंपल वन। इससे प्रीवियस टॉपिक एक्सरे को जब हमने स्टार्ट किया था तो आपको टॉपिक पढ़ाया बच्चों इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। भाई इनर शेल ट्रांजिशन क्या है? कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं किसी हैवी एटम के इनर शेल में, और आपको बच्चों बताया है कि हैवी एटम के इनर शेल में, जो हैवी एटम के इनर शेल में एनर्जी की स्पेसिंग होती है ट्रांजिशन लेवल के दरमियान, दैट इज़ वेरी लार्ज। इट मे बी in kilo electron volt. So those radiations which are emitted from the heavy atom due to transition of electron in the inner shell of atom are known as characteristic X-rays. So characteristic X-rays are emitted due to transition of electrons in the inner shells of target atoms. The lines or peaks labeled as K alpha, K beta and K gamma are K series characteristics. बच्चों जो लाइनें हमने दिखाई हैं ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं, जिनको K अल्फ़ा, K बीटा, K गैमा कह रहे हैं। ये के सीरीज़ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहलाती हैं। इसके अलावा एल सीरीज़ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं, एम सीरीज़ की भी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हो सकती हैं। लेकिन याद रखें बच्चों, जो के सीरीज़ की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं ये हार्ड एक्सरेज होती हैं, और जो एल या एम सीरीज़ की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं वो सॉफ्ट एक्सरेज कह सकते हैं। इसी तरह इन जनरल अगर ओवरऑल स्पेक्ट्रम को देखा जाए तो ऑनवर्ड उधर लो एनर्जी की तरफ अगर हम जाते हैं तो आगे एल सीरीज़, एम सीरीज़ की अगर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं तो उनकी फिर एनर्जी डेफिनेटली बहुत कम है। जो कंटिन्यूस एक्सरेज हैं टूवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ उनकी भी एनर्जी कम है। इसका मतलब है कि जो ग्रेटेस्ट एनर्जी वाला एक्सरे का पार्ट है इट इज़ टूवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। इट मीन्स
इधर वाली जो वे एक्सरेज हैं जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली हैं, ज़्यादा एनर्जी वाली हैं, इनको हम हार्ड एक्सरेज कह सकते हैं। और जो आगे कम एनर्जी की एक्सरेज हैं, लॉन्गर वेवलेंथ हैं जिनके, माइट बी नेम्ड एज सॉफ्ट एक्सरेज। Characteristic X-rays are emitted due to transition of electrons in the inner shell of target atom. The lines peak labeled as K alpha, K beta, K gamma और K series characteristic X-rays. Characteristic X-rays की emission बच्चों देखते हैं ये किधर से हो रही है। जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन टारगेट के एटम के साथ स्ट्राइक करते हैं, they knocked out the electrons from the inner shell of the target atom. Suppose करें बच्चों ये एक टारगेट का एटम है, इधर से ये एक इलेक्ट्रॉन है जो हाई एनर्जी के साथ एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता हुआ आया और इस इनर शेल जिसको हम के शेल कहते हैं, देन एल, देन एम एंड सो ऑन, नेक्स्ट शेल इज एन शेल। अब बताया कि जो हैवी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर बड़े होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा होती है, और जो इनर मोस्ट शेल होता है उसकी एनर्जी ग्रेटेस्ट होती है। अब अगर ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आ रहा है विद काइनेटिक एनर्जी ईवी, जो कि बच्चों आपको बताया है कि डिपेंड्स ऑन द हाउ मच इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ बीन अप्लाइड, तो ईवी मीन इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑफ द पार्टिकल, दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको नॉक आउट कर सकते, उसको निकाल सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन, एक तो ये खुद स्कैटर्ड कर जाएगा, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद था वो इलेक्ट्रॉन किसी और डायरेक्शन में इजेक्ट हो जाएगा। ये दिस इज नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। नो, हेयर इज अ वैकेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन टारगेट एटमों के साथ टकराते हैं, दे नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर शेल ऑफ द टारगेट एटम, क्रिएटिंग वैकेंसी इन द इनर शेल। सपोज वैकेंसी इज क्रिएटेड इन द के शेल, दिस वैकेंसी इज फिल्ड बाई आइदर एल शेल इलेक्ट्रॉन और एम शेल इलेक्ट्रॉन और एन शेल इलेक्ट्रॉन। बच्चों ज़हन में रखें, इलेक्ट्रॉनों की आइडियल जगह एटम के अंदर लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट है, और लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट के शेल है। अब ये इलेक्ट्रॉन हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि हमें के शेल में जगह मिल जाए, हम न्यूक्लियस की करीब से जाकर ज़रा ज़ियारत कर सकें। ये इलेक्ट्रॉन भी यही ख्वाहिश रखते हैं कि चलें, एम शेल वाले इलेक्ट्रॉन तो ये भी इतने में भी राज़ी होने को तैयार हैं कि चले के में नहीं तो एल में ही हमें कोई मौका मिल जाए जाने का। इसको तो किसी भी आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लेस स्टेबल हैं, वो हायर एनर्जी स्टेट में हैं, एंड दे वांट टू टेंड टू गो टूवर्ड्स द लोअर एनर्जी स्टेट। वो इधर आना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता है, ये आगे जाना चाहता है। अब इस पहली स्टेट में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपको बच्चों पता है, केमिस्ट्री पढ़ कर आए हैं कि ए शेल है, एक ही सब शेल है, एस है, एक ही ऑर्बिटल है। पाली कहता है दो से ऊपर इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं हो सकते। अब ये नहीं हो सकता कि दो इलेक्ट्रॉन पहले हों और ये इलेक्ट्रॉन इन दो को कह के ज़रा साथ साथ हो जाएं, मुझे भी साथ बिठा लें। भाई इधर जगह नहीं है। ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर होता है कि हम 7 बंदों को अकोमोडेट करा लेते हैं। एक चेयर हो तो 2 बैठ जाते हैं, 2 की जगह हो तो 4 घुस जाते हैं। लेकिन एटमों के प्रिंसिपल से क्वांटम मैकेनिक्स ने प्रिंसिपल बनाए हैं जिनकी बुनियाद पे एटम अपने स्ट्रक्चर को इंटेक्ट किए हुए हैं। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, वैकेंसी बिल्ड हो जाएगी, तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है फ्रॉम एनी एनर्जी स्टेट, फ्रॉम एनी हायर एनर्जी स्टेट। वो इलेक्ट्रॉन एल से भी आ सकता है, एम से भी आ सकता है। आएगा कौन? विच इज़ परमिटेड बाय द क्वांटम मैकेनिक्स। ज़रूरी नहीं है कि ये निकलने वाला इलेक्ट्रॉन किसी को कहेगा ठीक है यार मैं जा रहा हूँ, तुम मेरी जगह पे आ जाओ। नहीं, ये बात नहीं है। ये जाने वाला जाएगा, पीछे कुछ नहीं कह के जाएगा, आने वाला आएगा, लेकिन स्टैंप लगवाएगा क्वांटम मैकेनिक्स से, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल अलाउ करेंगे। जो 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 ट्रांजिशन अलाउ होगी जिसको, वही इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वैकेंसी को फिल करेगा। एंड इट मे बी फ्रॉम एल शेल एंड मे बी आउट ऑफ एनी
वन ऑफ दीज 8, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो। अब ये थोड़ा ही है क्योंकि ये क्या वैकेंसी मैं मेरा करीब है ये पहले कोई म्यूजिकल चेयर और ये बैठ जाए और ये मुंह देखते रहे, ऐसा नहीं है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स ने इस इलेक्ट्रॉन को परमिट किया हुआ तो इसने आना है, इसने नहीं आना, चाहे ये करीब है, क्योंकि इसको ट्रांजिशन अभी अलाउ ही नहीं हुई। ट्रांजिशन अलाउ इसको हुई है तो इसने आना है। और अगर दिल चाहे तो ये 8 के 8 मुंह देखते रहें और क्वांटम मैकेनिक्स वीज़ा लगा दे एम शेल वाले किसी इलेक्ट्रॉन का, तो ये फ्लाई करके इस वैकेंसी को आगे फिल करेगा। जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन टारगेट एटम से स्ट्राइक करते हैं तो वैकेंसी क्रिएट करते हैं इन द इनर शेल ऑफ द एटम। तो व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द target atom, they knocked out the electrons from the inner shells of target atoms। जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं टारगेट एटम के साथ, दे knocked out the electrons from the inner shell of target atoms, वो टारगेट के एटमों के इनर शेल में से इलेक्ट्रॉनों को निकाल फेंकते, क्रिएटिंग वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स। अब सपोज वैकेंसी इज इन के शेल, तो जब के शेल में वैकेंसी होगी उसको कोई इलेक्ट्रॉन फिल करेगा एल एम या एन शेल से, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो मिट होंगी उनको बच्चों के सीरीज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोलते हैं। के सीरीज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। लेट के शेल इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट फ्रॉम द टारगेट एटम, द वैकेंसी इन द के शेल may be filled by L or M or N or so on shell electron. Let K shell electron is knocked out from the target atom and vacancy in the K shell may be filled by L, M or N shell of electron. The emitted X-rays are called K series characteristic। कि अगर के शेल की वैकेंसी इलेक्ट्रॉनों की फिल करता है एल एम या एन शेल इलेक्ट्रॉन, तो जो एक्सरेज निकलेंगी वो के सीरीज़ की एक्सरेज होंगी। लेट दीज आर द एनर्जी स्टेट्स ऑफ द टारगेट एटम्स, दिस इज़ अवर के शेल, देन एल एम एन ओ सो ऑन। द एनर्जी ऑफ के शेल इज ई के, ई एल, ई एम, ई एन, ई ओ एंड सो ऑन। के शेल की एनर्जी ई के मैंने लिखी है, जैसा बच्चा हाइड्रोजन एटम में हम के शेल की एनर्जी को E1 लिख रहे थे। तो यहाँ पर चूँकि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के नेम हैं इन टर्म्स ऑफ सीरीज़, तो हम एनर्जीज़ को लेबल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द शेल नेम। सो दिस इज़ के शेल एनर्जी ई के, एल शेल एनर्जी ई एल, एम शेल एनर्जी ई एम, एन शेल की जो एनर्जी है दैट इज़ ई एन और ओ, ई ओ एंड सो ऑन। सो दीज आर द डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स ऑफ द एटम ऑफ टारगेट। मैंने आपको बच्चों बताया है कि हैवी मेटल में इलेक्ट्रॉनों की कन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं। इधर 2 इलेक्ट्रॉन थे, इधर 8 हैं, इधर 18 हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स स्टेट अलाट की गई हैं। जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा के शेल इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन नॉक हो जाएगा, क्रिएटिंग वैकेंसी हेयर। मैंने आपको बच्चों बताया है कि अगर एल शेल इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है और के शेल की वैकेंसी को फिल करता है, ये इलेक्ट्रॉन आया है, इधर वैकेंसी थी, उसको फिल किया है, अब यहाँ से ये एक एक्सरे एमिट हुई है। ये जो एक्सरे है जो कि एल शेल इलेक्ट्रॉन की के शेल में ट्रांजिशन की वजह से एमिट हुई है, इसको हम बोलते हैं कि ये के अल्फ़ा एक्सरे, के अल्फ़ा एक्सरे। अब इसकी एनर्जी कितनी है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ दीज 2 स्टेट्स। इसी तरह से अगर के शेल की वैकेंसी फिल करता है एम शेल इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है और वैकेंसी को अगर फिल करता, अब हम ये नहीं कह रहे कि वैकेंसी तो एक ही थी, अगर ये ना करता ये वाला करता, तो फिर जो यहाँ से ये फोटॉन एमिट हुआ था इसको के बीटा कहते हैं। और अगर के शेल की वैकेंसी को फिल करे एन शेल इलेक्ट्रॉन, तो फिर जो फोटॉन यहाँ से एमिट हुआ है, यानी जो एक्सरे एमिट हुई है, इस एक्सरे को हम के गैमा कहते हैं। ये के अल्फ़ा है, के बीटा है, के गैमा है। अब हमें नज़र आ रहा है कि के अल्फ़ा की एनर्जी इन दोनों का डिफरेंस है, के बीटा की एनर्जी इन दोनों का डिफरेंस है, के गैमा की एनर्जी इन दोनों का डिफरेंस है। इसका मतलब है के गैमा जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है दैट इज़ मोर एनर्जेटिक दैन के बीटा एंड के अल्फ़ा।
इट मीन इसका वेव लेंथ इन तीनों में इसका वेव लेंथ शॉर्टेस्ट है और इन तीनों में इसका वेव लेंथ सबसे बड़ा है। अब स्पेक्ट्रम में देखें तो बच्चों नज़र आ रहा है कि गैमा टूवर्ड शॉर्टर वेव लेंथ है, के अल्फा टूवर्ड लॉन्गर वेव लेंथ है। तो इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी इंटरमीडिएट है, इसकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि इधर जाने से वेव लेंथ डिक्रीज़ कर रहा है, लाइंस की एनर्जी बढ़ रही है। अब के अल्फ़ा की एनर्जी जिसको मैं एच एफ के अल्फ़ा कह रहा हूँ, इट इज़ डिफरेंस ऑफ ई एल एंड ई के। अगर मैं एनर्जी एच एफ के बीटा की कैलकुलेट करता हूँ तो वो एनर्जी इसका और इसका डिफरेंस है, मीन ई एम माइनस ई के। अगर बच्चों हम एनर्जी एच एफ के गैमा की कैलकुलेट करते हैं तो इट इज़ डिफरेंस ऑफ ई एन एंड ई के। अब ये वाली एनर्जी का डिफरेंस कम है, ये वाला डिफरेंस ज़्यादा है, ये वाला डिफरेंस क्या है, वो और ज़्यादा है। इसका मतलब है कि एच एफ के गैमा बड़ा होता है एच एफ के बीटा से, एच एफ के अल्फ़ा से। इसका मतलब के सीरीज़ में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो करेक्टरिस्टिक एक्स रे है वो के गैमा है, जो सबसे लेस एनर्जेटिक के सीरीज़ की एक्स रे है वो के अल्फ़ा है। इसका वेव लेंथ कम है, उसका वेव लेंथ ज़्यादा है, जो कि इस स्केच में सिस्टमेटिकली बच्चों हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो हाइट है, ये हाइट अगर अंडरस्टैंड करें तो हाइट को अगर आप देखते हैं तो दैट रिप्रेजेंटिंग द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस, कि कितनी ये वाली लाइनें मिट हो रही हैं, कितनी ये हो रही हैं, कितनी ये हो रही हैं, इनकी तादाद और इनकी तादाद कितनी है, दैट इज इंटेंसिटी। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों लेवल का डिफरेंस क्या है, इनकी एनर्जी। तो एनर्जी के लेवल का डिफरेंस तो आ गया कि इनकी एनर्जी विच इज एसोसिएटेड टू इट्स वेवलेंथ। लेकिन इनकी पीक्स की हाइट, इसका मतलब है कि अल्फ़ा की हाइट ज़्यादा होने का मतलब है कि ये लाइनें ज़्यादा हैं, ये लाइनें सबसे कम हैं। यानी इसमें इस स्पेक्ट्रम के अंदर के अल्फ़ा भी आ रहा है, के बीटा भी आ रहा है, के गैमा भी आ रहा है, लेकिन ज़्यादा तादाद किसकी है, के अल्फ़ा की है। उसकी रीज़न बच्चों क्या है, उसकी रीज़न ये है कि वैकेंसी इन के शेल, मैंने बताया कि फिल्ड बाई आइदर एल शेल, एम शेल और एन शेल इलेक्ट्रॉन। लेकिन आएगा कौन, विच इज़ परमिटेड बाई क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स चाचे मामों का ख्याल नहीं करती। मैंने बताया क्वांटम मैकेनिक्स ने मोस्ट प्रोबेबल देखना है कि मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन कौन सी है। अब मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन एल शेल का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके के में जाएगा। अब मैं तो आपको पहले बता रहा था कि कोई भी हालांकि ख्वाहिश इसकी भी है इधर आने की, उसकी भी है, और उसकी क्या पता इससे भी ज़्यादा हो, और जब उसकी ज़्यादा होती है इन दोनों से तो वो आ जाता है परमिटेड बाई क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन फिर भी चूँकि वैकेंसीज एल शेल के शेल में हैं तो ज़्यादा चांस है कि के शेल की जो वैकेंसीज होगी इन टारगेट। अब भाई हम तो बच्चों एक एटम के लेवल दिखा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक एटम का स्केच दिखाया था, इधर तो हज़ारों इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली टारगेट एटम पे स्ट्राइक कर रहे हैं। इनर शेल्स के अंदर हज़ारों वैकेंसियाँ साइमल्टेनियसली क्रिएट हो रही हैं, साइमल्टेनियसली बहुत सारी ट्रांजिशंस हो रही हैं इलेक्ट्रॉनों के इनर शेल के अंदर, साइमल्टेनियसली बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट इंटेंसिटी के इमिट हो रही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एटम, अगर अंदर 50 एटम के शेल की वैकेंसी एट एनी इंस्टेंट है तो के अल्फ़ा मीन 50 के अल्फ़ा लाइन उस इंस्टेंट पे एमिट होंगी। इसका मतलब है कि के शेल की वैकेंसी मोस्ट प्रोबेबली फिल्ड बाय एल शेल इलेक्ट्रॉन। तो इंटेंसिटी के हवाले से देखें तो के अल्फ़ा की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी के बीटा से, और के बीटा की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी के गैमा से। सो दिस इज़ द emission of K series characteristic X-rays. अब इसी तरह से if the vacancy is here, look forward, suppose L shell, M shell, N and so on. If vacancy of electron is here in L shell and it may be filled by M, N or O shell electrons, the emitted X-rays are named as L series characteristic X-rays, which are L alpha, L beta and L gamma, so on. Similarly, vacancy in L shell electron may be filled by M, N or O shell electron. Watch here, if vacancy is filled in L shell by this electron, photon is emitted. This is known as L alpha X-rays. This X-ray is known as L beta. And when electron make transition from O to L, X-rays which is emitted, that is known as L gamma. L.
अंडरस्टैंड करें बच्चे उसी तरह से, इसकी एनर्जी कम है, उसकी सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी कम है। अब ये जो एक्सरेज हैं इनको एल सीरीज़ एक्सरेज बोलते हैं, ये एल सीरीज़ की एक्सरेज हैं, एल सीरीज़। अब अगर उस स्पेक्ट्रम के अंदर एल सीरीज़ एक्सरेज अगर हैं तो माइट बी टूवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, और अगर मैं उनको वहाँ पे ज़रा एक्सप्रेस करके दिखाऊं हाइपोथेटिकली, वन लाइन इज हेयर एंड वन माइट बी हेयर, दिस इज एल अल्फा, एल बीटा, एल गैमा। अब एल सीरीज़ में बच्चों सबसे एनर्जेटिक एल गैमा है और सबसे लेस एनर्जेटिक एल अल्फा है, लेकिन इंटेंसिटी फिर एल अल्फा की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एल शेल की वैकेंसी मोस्ट प्रोबेबली फिल्ड बाय एम शेल इलेक्ट्रॉन, एक्सपेक्टेडली एल सीरीज एक्सरेज इसमें ज़्यादा हैं। और अगली बात, के सीरीज़ की ये एक्सरेज सबसे लेस एनर्जी वाली है और एल सीरीज़ की ये एक्सरेज सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली है। इसका मतलब है कि के सीरीज़ की अगर आप मिनिमम एनर्जी वाली भी एक्सरेज लें तो उसकी एनर्जी एल सीरीज़ की मैक्सिमम एनर्जी वाली एक्सरे से भी ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि जो मोस्ट एनर्जेटिक सीरीज़ है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम में वो के सीरीज़ एक्सरे है। बस में ही तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल ऑफ द टारगेट एटम, इट डिपेंड्स इन के अल्फा और के सीरीज़ की एनर्जीज़ को। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम को मोज़ले ने स्टडी किया, मोज़ले ने डिफरेंट एटॉमिक नंबर के टारगेट लगाए और क्या ऑब्जर्व किया मोज़ले ने कि जो एक्सरेज एमिट होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट एटॉमिक नंबर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज मोज़ले लॉ, मोज़ले लॉ कि जितना आप टारगेट हैवी एटॉमिक नंबर का लगाएंगे उसमें से निकलने वाली कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की ज़्यादा एनर्जी होगी। अब इसका मतलब क्या है? अंडरस्टैंड बच्चों, काम की बात, ये के अल्फा इधर, के बीटा इधर और के गैमा और इधर टूवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ आ सकती हैं। इस के अल्फा की एनर्जी मज़ीद ज़्यादा हो सकती है, के गैमा के बीटा की भी और ज़्यादा हो सकती है अगर हम इस टारगेट को रिप्लेस कर दें। एक ऐसे टारगेट था जिसका एटॉमिक नंबर पहले वाले से ज़्यादा हो। सपोज हम मोलिब्डेनम को रिप्लेस कर दें टंगस्टन से, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर मोलिब्डेनम से ज़्यादा है, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर राउंड अबाउट 70 के करीब है, 72 है, और मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर 40 की रेंज में है। तो इसका मतलब है कि मोलिब्डेनम से जो के अल्फा निकलेगा वो कम एनर्जी वाला होगा, जो टंगस्टन से के अल्फा निकलेगा वो ज़्यादा एनर्जी का होगा। बाकी ट्रेंड तो यही होगा कि के किसी भी एक टारगेट में से जितनी भी के सीरीज़ की एक्सरे निकलेंगी उन तमाम की एनर्जी एल सीरीज़ की ग्रेटेस्ट एनर्जी वाली एक्सरे से भी ज़्यादा ही होगी। अब अगर आप इससे लेस एटॉमिक नंबर वाला टारगेट लगाते हैं तो ये के अल्फा के बीटा जो लाइनें हैं अरेंजमेंट यही रहेगी, टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ माइग्रेट कर जाएंगी। इसका मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है इसका तल्लक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के साथ नहीं। हाँ, इस सेंस में ज़रूर है कि पोटेंशियल इतना हो कि इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी एक्वायर कर सकें और इनर शेल ऑफ टारगेट एटम में से इलेक्ट्रॉनों को नॉक आउट कर सकें। अब अगर आप टारगेट लगा देते हैं हाई एटॉमिक नंबर वाला, इलेक्ट्रॉनों को अपने उतनी एनर्जी ही सप्लाई नहीं की, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल इज सफिशिएंट फॉर दिस मैकेनिज्म। तो फिर हम बोल रहे हैं कि जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा इतनी ही निकलने वाली एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। मोज़ले ने पीरियाडिक टेबल को अरेंज किया एटॉमिक नंबर के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर के टारगेट से निकलने वाली रेडिएशनों की फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। तो वी कैन अरेंज द पीरियाडिक टेबल बाय स्टडीइंग द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट, हैवी एलिमेंट, टू आइडेंटिफाई द हैवी एलिमेंट, क्योंकि लाइटर एलिमेंट में से जो बच्चों बताया है एक्स रेज की एमिशन ही पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों आपको बता चुके हैं कि सॉफ्ट एक्सरेज क्या हैं, हार्ड एक्सरेज क्या हैं। लो एनर्जी एक्सरे सॉफ्ट, हाई एनर्जी एक्सरे सॉफ्ट। अब दो और टर्म्स ज़हन में रखनी है, एक क्वालिटी ऑफ एक्सरे, दूसरा क्वांटिटी ऑफ एक्सरे। क्वांटिटी ऑफ एक्सरे, क्वालिटी मीन क्वालिटी का तल्लक एनर्जी के साथ, क्वांटिटी का तल्लक इंटेंसिटी के साथ। टारगेट को फिक्स करके
पोटेंशियल को कांस्टेंट करके फिलामेंट का करंट बढ़ाएं, क्वांटिटी ऑफ एक्सरे बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर फिलामेंट करंट को फिक्स रख के, टारगेट को फिक्स रख के हम इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाएं, एक्सरे की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो क्वालिटी ऑफ एक्सरे कंट्रोल्ड बाय एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ स्पेसिफिक मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ एक्सरे कंट्रोल्ड बाय फिलामेंट करंट फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ए टारगेट मटेरियल। अगर आप फिलामेंट करंट बढ़ाते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। मोर इलेक्ट्रॉन मीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाकर टारगेट के साथ स्ट्राइक करेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनर शेल ट्रांजिशंस करवाएंगे, ज़्यादा एक्सरेज निकलेंगी हर वेवलेंथ। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिटरमिन द क्वांटिटी ऑफ एक्सरे, एनर्जी ऑफ एक्सरे डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ एक्सरे।